सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आप सभी का महेंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और हम बातचीत करेंगे इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इंग्लिश में प्रोनाउन का जो चैप्टर है उसे लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियोज़ में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज मैं आपके सामने बहुत प्यारे से 2 शब्द लेकर आया हूँ जिनके बारे में हमें सीखना है। एक छोटी सी कन्फ्यूज़न, एक छोटी सी बातचीत जिसे लेकर एग्ज़ाम कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, जिनको हमें डिस्कस करना है आज आपके सामने, है ना बेटा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम आते हैं अपनी बात पर सीधे कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बात मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो बातचीत कुछ ऐसी है कि एक यूज़ आपने देखा होगा बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है, पेपर में बहुत बार आता है कि जो हमारा शब्द होता है द सेम के साथ में हम यूज़ क्या करें। एक कंजंक्शन इसके साथ यूज़ किया जाता है एज। कई बार इसका यूज दूसरे इस तरीके से किया जाता है, द सेम शब्द हमारा लिखा होता है और इसके साथ में हमें यूज़ करना होता है दैट। ये 2 बातचीत होती है, इन दोनों ही को लेकर कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है। इससे लेकर कई बार तरह तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं, एरर में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस छोटी सी बातचीत को हमें पहले सीखना है कि आखिर द सेम के बाद में एज आएगा या द सेम के साथ में दैट आएगा, क्या आने वाला है ये हमें सीखना होगा। ठीक है, चलिए। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। देखो, द सेम के साथ में दैट और एज दोनों ही करेक्ट होते हैं, दैट और एज दोनों ही करेक्ट हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एज तब आता है हमारे साथ में जब भी द सेम के साथ में एज हमें यूज करना होगा। ये तब यूज किया जाता है जब हमें किसी चीज का टाइप बताया जाए, या फिर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि जब भी द सेम के साथ में एज हम यूज करते हैं, जब भी द सेम के साथ में हम एज का यूज करेंगे तो इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं होगा। एंटीसीडेंट होगा तो इसके बाद में कोई वर्ब नहीं होगी। ध्यान से समझना बेटा, द सेम के साथ बोलेंगे, द सेम के साथ जब एज यूज किया जाता है तो बाद में क्या नहीं मिलती हमें? वर्ब। क्या नहीं मिलती? वर्ब। ठीक है। द सेम के साथ में दैट यूज करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन सबसे जो होती है वो ये होती है कि जब भी हम द सेम के साथ में दैट यूज करेंगे तो हमेशा ही इससे ठीक पहले हमें क्या लिखा मिलेगा बेटा? एक बार बोलकर बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है? ये एंटीसीडेंट। क्या होगा बेटा? एंटीसीडेंट। या मैं से कह सकता हूं कि एक ऐसा शब्द यहां लिखा होगा जिसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। इसे हम रिलेटिव नाउन कह सकते हैं, या नाउन के नाम से हमने रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में से सीखा हुआ था कि कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले लिखा हुआ शब्द जिसके बारे में आगे जानकारी दी जाती है उस शब्द को हम एंटीसीडेंट या रिलेटिव नाउन कहते हैं। द सेम के साथ जब दैट यूज करेंगे तो उससे ठीक पहले क्या लिखा मिलेगा हमें? हमेशा ही एक एंटीसीडेंट। बोल नहीं रहे कुछ बच्चे, रात को चुड़ैल आएगी सपने। भाई बोलिए, दैट से ठीक पहले क्या लिखा मिलेगा बेटा? एंटीसीडेंट। क्या लिखा मिलेगा? एंटीसीडेंट लिखा मिलेगा। साथ ही साथ इस दैट के बाद कोई ना कोई वर्ब लिखी मिलेगी। दोबारा से इस बात को समझते हैं, द सेम के साथ में एज यूज करने के लिए बाद में वर्ब नहीं होती, लेकिन द सेम के साथ दैट यूज करेंगे तो एक तो एंटीसीडेंट होगा, दूसरा इसके लास्ट में कोई ना कोई हमें वर्ब लिखी हुई मिलती है। ठीक है बेटा, इस बात को एग्जांपल से एक बार समझते हैं। देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है बेटा, देखो, दिस इज द सेम बुक ब्लैंक। एज या दैट फिल करना है, ध्यान रखना, एज या दैट में से कोई एक शब्द फिल करना है आपको। दिस इज द सेम बुक ब्लैंक माइन। दिस इज द सेम बुक ब्लैंक आई बॉट yesterday।
दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस में एज या दैट किस सेंटेंस में क्या आने वाला है फिल करेंगे बेटा एक बार। डन किया होगा आपने। चलो दो क्वेश्चन और लिखता हूं, एक बार उन्हें और आंसर लगाइएगा। स्पीक द सेम, स्पीक द सेम ब्लैंक आई से, आई से या आई टेल जो भी है। एक और सेंटेंस देखते हैं, स्पीक इन द सेम वे ब्लैंक आई से। इन दो सेंटेंस में और लगाइए बेटा, एज या दैट। क्या आंसर लगाएंगे बेटा? डन, आपने लगाया होगा। अब देखो, दिस इज द सेम बुक ब्लैंक माइन, दिस इज द सेम बुक ब्लैंक आई बॉट यस्टरडे। पहला सेंटेंस अगर बेटा समझते हैं तो दिस इज द सेम बुक, अगर हम देखते हैं तो द सेम लिखा हुआ है, द सेम के बाद में कोई ना कोई नाउन, द सेम के बाद में कोई ना कोई एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी कि नाउन भी लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने देखा यहाँ ब्लैंक हमें फिल करना है, ब्लैंक में हम जो भी फिल करेंगे वो अपने आप में क्या रहा होगा, कंजंक्शन को छोड़ो हम लिख देते हैं, वो अपने आप में क्या रहा होगा, या तो एज रहा होगा या रहा होगा बेटा दैट, या तो एज रहा होगा या दैट रहा होगा। दैट लगाने के लिए जरूरी होता है कि इसके बाद में कोई ना कोई वर्ब लिखी हो, एज लगाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो दिए हुए सेंटेंस को अगर समझने की कोशिश करें बेटा, तो देखो एज से पहले ना तो कोई एंटीसीडेंट होता है और ना बाद में वर्ब होती है। एंटीसीडेंट हो भी सकता है तो बाद में वर्ब नहीं होगी, और अगर बाद में वर्ब दी है तो एंटीसीडेंट नहीं होगा। लेकिन दैट के साथ दोनों ही चीजें होना जरूरी है, एंटीसीडेंट भी होगा और वर्ब भी होगी। ध्यान से समझना इस बात को, एज के साथ ऐसा हो सकता है कि बाद में वर्ब हो लेकिन एंटीसीडेंट नहीं होगा, हो सकता है कि एंटीसीडेंट दिया हो लेकिन वर्ब नहीं होगी। वहीं दैट के साथ में दोनों ही चीजें होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी तो एज यूज होगा, ठीक है। दिस इज द सेम बुक, तो फिर आंसर आपका हो जाएगा बेटा एज, दैट नहीं हो सकता। एज क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखो एंटीसीडेंट दिया है लेकिन बाद में कोई वर्ब नहीं दी हुई है, माइन यानी मेरा। दिस इज द सेम बुक, यहां भी दिया हुआ है लेकिन आगे एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ, आई बॉट यस्टरडे, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हुआ जिसमें ये हमारी वर्ब लिखी हुई है ना। तो फिर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दैट। क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब समझते हैं, देखो दैट से ठीक पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए, तो ये बुक लिखा हुआ अपने आप में एक एंटीसीडेंट हो गया, बाद में एक वर्ब होनी चाहिए, तो ये बॉट अपने आप में एक वर्ब हो गई जिसका आई सब्जेक्ट हो गया, है ना। इस सेंटेंस में देखते हैं बेटा, स्पीक द सेम, स्पीक द सेम ब्लैंक आई से। देखो ये हमारा सब्जेक्ट और बाद में वर्ब लिखी हुई है, यहां भी सब्जेक्ट और बाद में वर्ब लिखी हुई है। अगर बाद में वर्ब है तो दैट आना चाहिए, अगर बाद में वर्ब है तो दैट आना चाहिए, लेकिन दैट से पहले एंटीसीडेंट भी होना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो द सेम के बाद क्या कोई नाउन लिखा है, आपने कहा बिल्कुल नहीं लिखा। अगर बेटा नाउन नहीं है तो एंटीसीडेंट तो नहीं दिया, अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया तो आंसर आपका हो जाएगा एज। लेकिन इस सेंटेंस में समझते हैं, ये अपने आप में एक नाउन होता है, यहाँ पर एंटीसीडेंट दिया हुआ है, अगर यहाँ बेटा एंटीसीडेंट दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक। तो एज और दैट की कंफ्यूजन को अगर समझना है द सेम के साथ में तो ध्यान रखें, एज के साथ में या तो एंटीसीडेंट नहीं होगा या वर्ब नहीं होगी, दोनों में या दोनों गायब हो जाएंगे। लेकिन दैट के साथ में एंटीसीडेंट भी होगा और बाद में एक वर्ब भी लिखी होगी। ओके बेटा, चलिए तो लिखे हुए सेंटेंसेस को एक बार समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो बेटा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है। एक बार इस बातचीत को लिखो, फिर आगे कुछ बातें और समझाता हूं आपको इससे रिलेटेड। होप आपने बेटा ये लिखा होगा सभी बच्चों ने। तो मैं इस बात को एक बार इरेज करता हूं, फिर आगे चलते हैं, अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
चलिए, तो हमने सीखा यहाँ पर द सेम के साथ में कब एज आने वाला है और कब दैट आने वाला है। यहाँ से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई थिंक आई मेड इट क्लियर। एक सेंटेंस से और समझ लेते हैं बेटा। दिस इज द सेम मैन ब्लैंक डिसीव्ड मी। This is the same man I saw yesterday. No, sorry. My brother. देखो, अब सेंटेंस समझेंगे तो देखो यहाँ पर द सेम के बाद में नाउन लिखा हुआ है, तो द सेम के साथ में अगर नाउन लिखा हो और बाद में वर्ब हो तो क्या आता है बेटा? दैट। डिसीव अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को भी धोखा देना, ठीक। लेकिन इस सेंटेंस में देखते हैं तो द सेम के बाद में नाउन तो लिखा है लेकिन बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? एज। क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में रेज करता हूं। और अगला जो पॉइंट है इसी में हमें जो सीखना है वो एक और बहुत अच्छा सा शब्द है जो बहुत आता है पेपर में, उस शब्द को सीखना है। चलिए, मैं इसे रेज करता हूं। होप आपको यह समझ आया होगा बेटा। अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइए, दोबारा देखिए वीडियो को एक बार फिर से, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो एक बार फिर से मुझे बताइएगा, मैं आगे इसके लिए कुछ ना कुछ और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। देखो, चीज़ें पढ़ने पढ़ाने से क्लियर होती हैं, लेकिन तब ज़्यादा क्लियर होती हैं जब उससे संबंधित एग्जाम्पल हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए, एक अगला सा पॉइंट पढ़ते हैं। छोटा सा प्यारा सा शब्द है, ऐसा ही जैसे कि हमने द सेम के बारे में पढ़ा, ऐसे ही एक शब्द होता है सच। मैं यहाँ पर सच और झूठ की बात नहीं कर रहा, सच। इसके साथ में जो हमारा प्रोनाउन आता है वो आता है एज। कई बार इसके साथ में जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो आ जाता है बेटा दैट, ठीक। अब सच के साथ एज और दैट की कंफ्यूजन को तो बाद में समझाता हूं, पहले कुछ और बात बता देता हूं। देखो, अगर सच जो शब्द है इसके बाद अगर आपने कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो उससे पहले आपको आर्टिकल ए या एन लगाना पड़ेगा। जैसे सच अ बॉय, सच आ बॉय, यह कैटेगरी बताता है। सच जो होता है वो कैटेगरी बताने का काम करता है। सच आ बॉय कहने का मतलब इस टाइप के, इस तरह के लड़के। आई डोंट लाइक सच पीपल, यानी इस तरह के लोग पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। तो आई डोंट लाइक सच अ पीपल। देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस में मतलब है कि आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, इस तरीके के, इस कैटेगरी में आने वाले लोग जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में करेक्शन होगा वो आर्टिकल ए या एन नहीं आ सकता। अभी अभी मैंने बताया बेटा सच के साथ ए एन आएगा, लेकिन तब आएगा जब इसके साथ में लिखा हुआ नाउन कैसा हो? सिंगुलर काउंटेबल हो, जैसे बॉय। यहाँ पर पीपल सिंगुलर नहीं होता बेटा, प्लूरल होता है। अच्छा, इसमें को फ्रेज को मैं अगर चेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा, चाहूं तो सच बॉयज, सच बॉयज। अब ये जो नाउन हो गया बेटा आपका प्लूरल हो गया, तो फिर आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकते। तो इस थोड़ी सी बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा। सच के साथ में ए एन आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर, ए एन नहीं आते प्लूरल काउंटेबल नाउन होने पर, ठीक है। चलो, अब हमें जो बात सीखनी थी वो ये थी कि सच के साथ में एज आएगा या सच के साथ में आएगा दैट। अगर दैट आएगा तो कब और एज आएगा तो कब आने वाला है, ठीक है। चलो देखो, सच के साथ में एज करेक्ट बेटा तब होता है जब हम किसी चीज की कैटेगरी टाइप को डिफाइन करें। किसी भी चीज की हम क्या चीज डिफाइन करना चाहते हैं बेटा, कोई भी हम टाइप डिफाइन करेंगे तो हमेशा ही सच के साथ क्या यूज करते हैं बेटा, एज का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी सेंटेंस में इधर कोई भी काम हुआ है, उस काम का हमें रिजल्ट बताना हो, क्या बताना हो बेटा, उस काम का हमें रिजल्ट बताना हो, रिजल्ट यानी कि परिणाम बताना हो, तो उस रिजल्ट या उस परिणाम को बताने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, दैट। क्या यूज करेंगे बेटा, दैट का यूज करेंगे। यानी कि सच के साथ में दो क्लॉज जुड़ी होंगी,
अगर किसी एक काम के होने का रिजल्ट किसी दूसरी क्लॉज में बताया जाए तो हमेशा ही सच के साथ में दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे देखो, दिस इज सच अ नाइस प्लेस ब्लैंक आई सॉ यस्टरडे। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं बेटा मैं आपके सामने। दिस, ऐसे लिखते हैं, सी हैज सच अ फाइन memory blank she can recollect anything। दोनों क्वेश्चन में आंसर मार्क करें बेटा, क्या लगाएंगे? देखिए क्या लगाएंगे आंसर। तब तक एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं। सच वॉज हिज बिहेवियर blank everyone disliked him। देखिए क्या होगा आंसर, एज या दैट। होप आपने आंसर लगाए होंगे बेटा। देखो अब सेंटेंस समझते हैं, तीनों सेंटेंस को एक बार ध्यान से समझेंगे बेटा। दिस इज सच अ नाइस प्लेस ब्लैंक आई सॉ यस्टरडे। मैंने कहा ये टाइप या किसी चीज का कंपैरिजन को डिनोट करेगा। कंपैरिजन यानी आपने कोई काम किया है, ठीक उसी के जैसा कोई दूसरा है जिससे आप तुलना करना चाह रहे हैं कि ये ठीक वैसा ही है जैसा ये था, तो आप यूज करते हैं सच के साथ में एज, लेकिन रिजल्ट बताएंगे तो यूज करेंगे दैट। सेंटेंस में समझेंगे अगर इस बात को, तो दिस इज सच अ नाइस प्लेस, ये ठीक इतना अच्छा और ऐसा प्लेस है। ब्लैंक आई सॉ यस्टरडे, जैसा कि मैंने कल देखा था। ये स्थान कैसा है? इस प्लेस का कंपैरिजन किस प्लेस से किया जा रहा है? उस प्लेस से किया जा रहा है जो प्लेस मैंने कल देखा था। ठीक है, तो इन दोनों का कैटेगरी बताने का टाइप बता रहा है कि ये प्लेस ठीक वैसा ही या उसी तरीके का स्थान है जैसा स्थान मैंने कल देखा था। तो यहां पर हमें यूज करना होगा बेटा एज। दूसरे सेंटेंस में समझते हैं, सी है सच अ फाइन मेमोरी, उसकी जो याददाश्त है वो इतनी अच्छी है। सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, उसे कोई भी चीज फिर से याद आ जाती है दोबारा से। तो देखो अच्छी मेमोरी होने का ये क्या निकला बेटा? रिजल्ट होगा। या ये कोई कंपैरिजन किया जा रहा है? कंपैरिजन तो है नहीं, टाइप तो है नहीं। किसी व्यक्ति की मेमोरी अगर बहुत अच्छी है तो इस बात का रिजल्ट ये निकल कर आता है कि वो अच्छा सा स्कोर करता है एग्जाम में, अच्छे से चीजों को याद कर लेता है। ये उसका क्या होगा बेटा? आगे चलकर रिजल्ट होगा। तो ये उसकी अच्छी मेमोरी होने का रिजल्ट है कि उसे चीजें बहुत जल्दी ही रिकलेक्ट हो जाती हैं। ऐसे समझेंगे इसे, है ना। सच वॉज हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसा था। एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, क्या प्रत्येक व्यक्ति उसे नापसंद करता था? पता नहीं करता था या नहीं, लेकिन पार्टी में या कहीं पर भी जो था वहां पर उसका इस तरीके का व्यवहार था कि उसने कोई भी मिसबिहेव किया होगा लोगों के साथ कि सभी लोगों ने उसे नापसंद करना शुरू कर दिया। सभी, किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया। भाई पसंद किया क्यों नहीं? क्यों? उसका व्यवहार ही ऐसा था। तो ये उसके बिहेवियर का क्या निकल कर आया? रिजल्ट। अगर बिहेवियर अच्छा होता तो रिजल्ट निकल कर आता कि हर कोई उसे पसंद करता, और बिहेवियर खराब था इसी वजह से रिजल्ट ये निकल कर आया कि किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया। तो ये रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट बताने के लिए हमेशा ही दैट का यूज करते हैं सच के साथ में। ठीक है बेटा, तो ये सच है, सच दैट की कंफ्यूजन थी छोटी सी। चलो मैं एक आधे सेंटेंस से और बता देता हूँ। देखो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम।
अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, हिज बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नो मैटर, दोनों तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, डन। चलिए, तो होप आपको ये मैंने क्लियर कराया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही करते हैं हम। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहते हैं, सो यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कमेंट। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है बेटा, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंसेप्ट्स एंड न्यू यूजेस एंड सम मोर क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जस्ट टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।